वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम इक्विटेबल मॉर्टगेज डीड पढ़ेंगे, यानी कि जो इक्विटेबल मॉर्टगेज डीड है वो होती क्या है और इसकी ड्राफ्टिंग कैसी होती है। यानी कि इसको अगर इसका आपको डीड लिखना पड़ेगा और इसकी ड्राफ्ट बनानी पड़ेगी तो वो कैसे बनेगी वो भी हम इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है व्हाट इज़ इक्विटेबल मॉर्टगेज वगैरह का। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जितनी भी हेडिंग्स आएंगी, जितना भी डिस्कशन होगी वो इक्विटेबल मॉर्टगेज की होगी। लेकिन इस हेडिंग्स को स्टार्ट करने से पहले, यहाँ से स्टार्ट करने से पहले आपने इससे पहले जितने भी वर्डिंग्स देनी है, पैराग्राफ देना है, वो मॉर्टगेज का देना है। यानी कि आपने इक्विटेबल मॉर्टगेज को स्टार्ट करने से पहले मॉर्टगेज की हेडिंग्स देनी है और मॉर्टगेज के बारे में बताना है, ठीक है। तो अगर आपको मॉर्टगेज का नहीं पता कि मॉर्टगेज की कौन सी मैं हेडिंग्स दूंगा या मॉर्टगेज की कौन सी हेडिंग्स दूंगी और कितनी दूंगी, क्या करना है, तो यहाँ पे आपको इसी वीडियो के साथ एक आई का साइन शो हो रहा होगा, जिसमें दूसरी वीडियो का लिंक मैंने लगाया है, जिसमें सारा कुछ मैं मॉर्टगेज के बारे में बता रही हूँ कि मॉर्टगेज होता क्या है, इसमें क्या लिखना होता है, कितने पॉइंट्स, डिफरेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे। उसमें ऑब्वियसली मैंने मॉर्टगेज के अंदर ही इक्विटेबल मॉर्टगेज डीड के भी क्वेश्चंस डाले हुए। तो बेसिकली वो जो मॉर्टगेज की वीडियो मैंने इसके साथ लगाई हुई है ना, आई के साथ जो लिंक लगाया हुआ है, वो मेन वीडियो है, ठीक है। यानी कि ये सबकी मेन वीडियो में आएगी, यानी कि जितने भी मॉर्टगेज से रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे उन सब में आपने मॉर्टगेज से ही स्टार्टिंग लेनी है, ठीक है। यानी कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपने मॉर्टगेज के बारे में बताना है, देन आपको इक्विटेबल मॉर्टगेज को कंटिन्यू करना है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना मॉर्टगेज से रिलेटेड, तो आपने स्टार्टिंग में सारा कुछ मॉर्टगेज का देना है, मॉर्टगेज की हेडिंग देनी है, देन आपको वो टॉपिक स्टार्ट करना है जो वो पूछ रहे हैं। जैसे कि अगर उन्होंने इक्विटेबल मॉर्टगेज पूछी है, तब आप मॉर्टगेज देने के बाद इक्विटेबल मॉर्टगेज को फिर अच्छे से कंटिन्यू करना है, ठीक हो गया। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर किसी स्टूडेंट को इक्विटेबल मॉर्टगेज की ज़्यादा हेडिंग्स नहीं याद रहती, कम रहती हैं, तो अगर वो मॉर्टगेज की डाल देता है तो अल्टीमेटली उसकी बहुत सारी हेडिंग्स हो जाती हैं और अच्छा खासा आंसर कवर हो जाता है। इससे उनको तैयारी भी कम रखनी पड़ती है और अच्छा खासा उनका आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक खासियत है इसको ऐड करने का। और जो टॉपर्स हैं वो भी इसी तरह से ही अपने आंसर को लिखते हैं, दो दो आंसर्स को ऐड करके, ठीक है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। An equitable mortgage deed is a legal document used when a person borrows money from a bank or lender by making their property as security without transferring. तो basically equitable mortgage different है थोड़ा बहुत simple mortgage से। कैसे? ये वो जो equitable mortgage है, पहली बात तो ये एक legal document है, यानी कि लॉ में recognized document होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एक बंदा है बोरोवर, वो पैसे लेता है लेंडर से या किसी बैंक से, बैंक ही लेंडर होता है, ठीक है। और कुछ देखो, लेंडर दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल पर्सन जिससे बंदा पैसे उधार लेता है, ठीक है। एक होता है बैंक, उससे भी उधार लेता है। दोनों से आप उधार ले रहे हो, ठीक है, तो दोनों ही लेंडर होंगे यहाँ पे, सही है। बोरोर एक ही है मौजूद, लेकिन लेंडर दो तरह के होंगे, एक बैंक होगा और एक सिंपल नॉर्मल पर्सन जिसको हम लेंडर भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, बाय कीपिंग देयर प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी विदाउट ट्रांसफरिंग। यहाँ पे ये होता है कि प्रॉपर्टी जो है, होता क्या है ना कि जो बोरोवर है ना, इससे कहता है लेंडर से कि भाई मुझे पैसे चाहिए। लेंडर जो है इसको पैसे दे देता है, लेकिन देने से पहले कहता है बोरोवर को कि भाई तुम मुझे कुछ सिक्योरिटी दो, कि तुम अपनी कोई कीमती चीज़ मेरे हवाले करो ताकि तुम मेरे पैसे लेके भागो ना। तो बोरोवर क्या करेगा, अपनी कोई कीमती चीज़ यानी कि अपनी प्रॉपर्टी लेंडर के हवाले कर देगा और उसको कहेगा जब तक कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं देता तब तक तुम मेरी प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी अपने पास रख सकते हो। लेकिन इक्विटेबल मॉर्टगेज में ये होता है कि प्रॉपर्टी तो मिल जाती है लेकिन उसके राइट्स ट्रांसफ़र नहीं होते। जैसे कि हम बाकी मॉर्टगेज पढ़ते रहे हैं, उसमें क्या होता था कि मॉर्टगेज के टाइटल भी जो है ट्रांसफ़र हो जाता था लैंडर को, लेकिन इसमें ऐसा सीन नहीं है। इक्विटेबल मॉर्टगेज में सिर्फ प्रॉपर्टी आर्जी तौर पे दी जाती है लैंडर को, लेकिन उसके राइट्स ट्रांसफ़र नहीं होते। यानी कि जो लैंडर है वो प्रॉपर्टी को लाइक बहुत आराम से बेच नहीं सकता, ठीक है, बहुत आराम से उसके पास इतने राइट्स नहीं आते कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर सके, ठीक है। तो अब बाकी चीज़ें हम देखते हैं इसमें क्या क्या लिखी हुई है। नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज एन इक्विटेबल मॉर्टगेज। एन इक्विटेबल मॉर्टगेज इज अ टाइप ऑफ मॉर्टगेज where the borrower gives the lender the title deed of their property as a security for a loan. However, the borrower does not transfer ownership of the property. इसमें बेसिकली कहा जाता है कि भाई टाइटल जैसी चीज़ हल्की फुल्की मिल तो जाती है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि टाइटल नहीं दिया जाता, लेकिन इसमें उस तरह से टाइटल नहीं दिया जाता जैसे हमने बाकी वीडियोस में पढ़ा था। उसमें ऑब्वियसली टाइटल इस तरह से दिया जाता है कि वो जो लेंडर है वो चाहे तो प्रॉपर्टी बेच भी सकता है, लेकिन यहाँ पे ये है ना कि थोड़ा बहुत आर्जी तौर का भाई कहता था कि ठीक है
तुम्हें अगर इस प्रॉपर्टी में हल्का सा अपना हिस्सा डालना डालो, तब तक के लिए जब तक के मैं तुम्हारे पैसे नहीं देता। लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता उसकी प्रॉपर्टी को। ट्रांसफ़र इन द सेंस के जो लैंडर है ना, जिसके पास प्रॉपर्टी होती है, उसका थोड़ा बहुत टाइटल इसको मिला होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी इस प्रॉपर्टी को अपने पास नहीं रख सकता। यानी कि ये प्रॉपर्टी होती बोरोवर की है, किसी और की है, लेकिन ज़ाहिर ही पता इसने इसको दी होती है, तो इसका थोड़ा बहुत टाइटल इसको भी मिल जाता है, पूरा नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन जो बोरोवर है वो उसको ट्रांसफ़र के राइट्स नहीं देता। यानी कि टाइटल का थोड़ा बहुत राइट दे देगा, लेकिन ट्रांसफ़र के राइट नहीं देगा। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा अपने नाम करा देना। तो बेसिकली इक्विटेबल मॉर्गेज में यही होता है कि भाई थोड़ा बहुत टाइटल तो मिल जाता है, लेकिन उसमें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं हो सकेगी, ठीक है। दूसरी हेडिंग में लिखा है इन सिंपल वर्ड्स, द लैंडर होल्ड्स द प्रॉपर्टी टाइटल डीड एज अ गारंटी बट द बोरोवर रिमेन्स द ओनर। यहाँ पे कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत टाइटल मिल जाता है लैंडर को प्रॉपर्टी का, लेकिन जो बोरोवर है वही मेन ओनर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज मीनिंग ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज डीड। An equitable mortgage deed is a legal document that records the agreement between the borrower and the lender and an equitable mortgage। अब एक और बात याद रखें, मेरी जितनी भी हेडिंग्स होती हैं उनके बाद जितने भी पैराग्राफ मैं लिखती हूँ ना इस तरह से, वो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, ठीक है। बुक्स में भी रिपीट होते हैं और मैं अपने वर्ड्स में, अपने नोट्स में ज़्यादा रिपीट करती हूँ। उसका मकसद ये होता है ना कि ऑब्वियसली जितना आप रिपीट करते हो ना, उससे आपको याद भी कम रखना पड़ता है, और आपकी हेडिंग्स भी बहुत ज़्यादा कवर हो जाती हैं और पेजेस भी बहुत ज़्यादा कवर हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर हेडिंग्स चेंज होंगी, लेकिन अंदर से बातें सारों में सेम ही लिखी हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है इक्विटेबल मॉर्गेज एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, जो एक रिकॉर्ड बन जाता है कि भाई दो बंदों के बीच एग्रीमेंट हुआ है। कौन दो बंदों के बीच? बोरोवर एंड लेंडर के बीच, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पैसों की लेन देन किया। इसी को हम इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं। इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द लोन द प्रॉपर्टी गिव्स एज अ सिक्योरिटी एंड द राइट ऑफ बोथ पार्टीज़, ठीक है। वही सेम बात जो मैं ऊपर लिखी है वो यहाँ पे भी लिखी है कि भाई इस मॉर्गेज डीड से होता क्या है कि लोन ट्रांसफ़र हो रहा होता है, यानी कि लोन दिया जाता है, और प्रॉपर्टी जो है, जिस बंदे को लोन मिलता है वो अपनी प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी दूसरे बंदे को दे देता है जिसने लोन दिया था, ठीक है। वही सेम बात जो ऊपर लिखी है, आप चाहें तो एज इट इज़ भी उठा के इधर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में फीचर ऑफ इक्विटेबल रेमेडी। फीचर्स का मतलब है क्या क्वालिटीज़ हमें मिलती हैं इक्विटेबल रेमेडी मॉर्गेज में, सॉरी, इक्विटेबल मॉर्गेज की ये क्वालिटी है कि वो नो नीड फॉर सेल ऑफ ट्रांसफ़र। यहाँ पे ये होता है कि इक्विटेबल मॉर्गेज अगर कोई करता है ना, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि उसमें सेल और ट्रांसफ़र की ऑप्शन नहीं मिलती लैंडर को। द बोरोवर डज नॉट सेल और ट्रांसफ़र ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी टू द लैंडर। यहाँ पे होता है कि जो बोरोवर है ना, वो सेल करने की राइट्स और ट्रांसफ़र करने की राइट्स लैंडर को नहीं देता, सिर्फ उसका थोड़ा बहुत टाइटल दे देता है कि ठीक है भाई, मैं जब तक तुम्हारे पैसे नहीं देता, तुम थोड़ी दिनों के लिए टाइटल रख लो मेरी प्रॉपर्टी का अपने पास, ठीक है, कि भाई तुम सिक्योरिटी की शक्ल में, जब तक मैं तुम्हारे पैसे नहीं चुका देता। लेकिन उसके वो ये राइट्स नहीं देता कि वो इसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सके या आगे कहीं बेच सके, ठीक है। तो अगली हेडिंग में लिखा है ओनली टाइटल डीड इज़ डिपॉजिटेड। यहाँ पे बताया जाता है कि सिर्फ टाइटल दिया जाता है। ये टाइटल ऐसा होता है जो कह सकते हैं जिसमें आपको ट्रांसफ़र राइट्स नहीं देने पड़ते अगले को, ठीक है। ट्रांसफ़र राइट्स बहुत ख़तरनाक हो, तो उसमें क्या होता है कि अगला बंदा ये जो प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकता है, फिर उसके बाद आगे बेच देगा और आप पैसे भी चुका रहे हो उल्टा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र राइट खतरनाक भी होता है, तो आप सिर्फ टाइटल दे रहे होते हो अगले को, ठीक है। तो बोरोवर गिव्स द ओरिजिनल टाइटल डीड टू द लैंडर, यानी कि जिसका ओरिजिनल प्रॉपर्टी का टाइटल है ना, वो सिर्फ लैंडर को दिया जाता है, लेकिन ट्रांसफ़र टाइटल नहीं दिया जाता, ठीक है। ट्रांसफ़र टाइटल एक और चीज़ होती है, उसमें क्या होता है कि भाई आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का पूरा टाइटल दे रहे हो, जो ख़तरनाक भी होता है कि वो जब चाहे बेच दे और आप पैसे भी चुकाते रहते हो उस अगले बंदे के, तो वो गलत है। तो इसलिए आप सिर्फ टाइटल डीड उसको देते हो इक्विटेबल मॉर्गेज में। नेक्स्ट हेडिंग इज़ नो फॉर्मल रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अनलाइक अ लीगल मॉर्गेज एंड इक्विटेबल मॉर्गेज डज नॉट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ सम केसेस। यहाँ पे ऑब्वियसली जो लीगल मॉर्गेज है ना, जिसमें ऑब्वियसली टाइटल डीड के साथ कोई ऐसा टाइटल भी चला जाता है ना वो लैंडर को, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ राइट भी हो और सेल भी मौजूद हो, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, तो वो लीगल भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे टाइप के मॉर्गेज में जो है ना रजिस्ट्रेशन करानी बड़ी ज़रूरी होती है। लेकिन जो इस टाइप की मॉर्गेज है ना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं इक्विटेबल मॉर्गेज में, इसमें ऑब्वियसली टाइटल जो डीड हमने ट्रांसफ़र किया है वो इतना बड़ा नहीं है, उसमें ऑब्वियसली ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं हो रही, उसमें ट्रांसफ़र ऑफ सेल नहीं हो रही टाइटल में, ठीक है। तो इसीलिए इसको अभिषेक अगर रजिस्टर्ड नहीं भी कराते ना, तभी वो इतना ख़तरनाक नहीं होएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी तो वैसे भी सेल नहीं कर सकता, ठीक है, बेशक आपने उसको टाइटल दे रखा है। तो यही पर यहाँ पे लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग इज
borrower retain ownership. द borrower कैन कंटिन्यू यूजिंग द प्रॉपर्टी. जो borrower है ना वो प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है क्योंकि वो ओनर रहेगा, बेशक उसने प्रॉपर्टी का टाइटल दूसरे बंदे को दे रखा है जब तक कि वो उसके पैसे नहीं देता. लैंडर राइट्स टू सेल ऑन डिफॉल्ट ऑन द borrower. इफ द borrower डज नॉट रिपे द लोन द लैंडर कैन सेल द प्रॉपर्टी थ्रू लीगल प्रोसीजर्स. ऑब्वियसली यहाँ पे टाइटल तो नहीं दिया गया, लेकिन जो क्या कहते हैं अपना लैंडर है ना, अगर लैंडर को शक हो गया कि भाई बोरोर अब पैसे नहीं दे रहा, मसला डाल रहा है, तो वो लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू इस प्रॉपर्टी के टाइटल से हेल्प लेके और बोरोवर के साथ जो उसने एग्रीमेंट किया था ना मॉर्टगेज का, उसके साथ हेल्प लेके कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट से कह के अपने पैसे वसूल कर सकता है. ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्टली लैंडर खुद नहीं बेच सकता प्रॉपर्टी जैसे बाकी मॉर्टगेज में होता है. बाकी मॉर्टगेज में आपने देखा होगा कि लैंडर डायरेक्टली खुद ही बेच देता है प्रॉपर्टी को, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे इसको लीगल प्रोसीजर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कि कानून की हेल्प लेनी पड़ेगी. नेक्स्ट हेडिंग इज व्हेन एन इक्विटेबल मॉर्टगेज इज यूज, यानी कि किन सिचुएशन में हम इक्विटेबल मॉर्टगेज को यूज़ करते हैं. एन इक्विटेबल मॉर्टगेज इज कॉमनली यूज व्हेन अ पर्सन टेक्स अ होम लोन और अ बिजनेस लोन फ्रॉम अ बैंक. यानी कि जब कोई बंदा होम लोन लेता है या बिजनेस लोन लेता है तभी ये इक्विटेबल मॉर्टगेज नॉर्मली बनती है. होम लोन का मतलब है कि कोई बंदा घर लेना चाह रहा हो, उसके पास पैसे ना हो जल्दी खरीदने के, तो वो बैंक से उधार लेता है. या कोई बंदा बिजनेस चलाना चाह रहा हो, उसके पास बिजनेस चलाने के पैसे ना हो जल्दी हो, उसके अलावा आप तब ले सकते हो बोरोवर वांट्स टू गेट लोन क्विकली विदाउट रजिस्टरिंग अ मॉर्टगेज डीड. अब जैसे कि आमतौर में बाकी के मॉर्टगेज होते हैं ना, बाकी के जितने भी मॉर्टगेज हमने पढ़े हैं उन सबको आपको जल्दी से जल्दी पहले रजिस्टर कराना होता है. यानी कि जब आप मॉर्टगेज करते हो ना किसी के साथ, उसको फ़ौरन रजिस्टर कराना होता है. लेकिन अगर एक बंदा है उसके पास अगर टाइम नहीं है रजिस्टर कराने का और वो कहता है मुझे जल्दी जल्दी लोन चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग इक्विटेबल मॉर्टगेज को यूज़ करते हैं अपने पैसों को जल्दी देने के लिए. ठीक है, क्योंकि ये जो मॉर्टगेज होता है ना इक्विटेबल मॉर्टगेज रजिस्टर्ड मोस्टली नहीं होता. ठीक है, द बोरोवर डज नॉट वांट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी ओनरशिप बट नीड्स मनी अर्जेंटली. इसमें यह होता है कि जो बोरोवर है ना वो अपनी प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र राइट नहीं देता बैंक को या उस लैंडर को जो पैसे दे रहा होता है, लेकिन जो है बाद में ऑब्वियसली वो लैंडर कह सकता है ना कि भाई इसने मुझसे पैसे लिए थे तो इसने मुझसे मॉर्टगेज साइन भी करवाया था और साथ में जो है इसने जो है इतनी अमाउंट ली है तो ये हुआ है, तब वो ले सकता है. लेकिन डायरेक्टली जैसे हम बाकी में पढ़ते रहे ना कि डायरेक्टली लैंडर को मिल जाती है प्रॉपर्टी टाइटल की शक्ल में, तो ओनरशिप राइट्स भी उसको मिल जाते हैं थोड़े बहुत ट्रांसफ़र वाले, तो उस वजह से वो डायरेक्ट बेच सकता है. लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे बोरोवर उसको पूरा का पूरा ट्रांसफ़र राइट नहीं देता लेकिन पैसे वसूल कर लेता है. ठीक है, तो ये था इक्विटेबल मॉर्टगेज. अगली हेडिंग है इक्विटेबल मॉर्टगेज डीड कंपोजिट रजिस्टर. यहाँ पे ये सवाल भी आ सकता है कि भाई इक्विटेबल मॉर्टगेज क्या ज़रूरी है रजिस्टर कराना कि नहीं. आपने 2 पॉइंट्स में इसको डिस्कस करना है. पहला है इन सम कंट्रीज रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपल्सरी बिकॉज द टाइटल डीड इटसेल्फ एक्ट्स एज अ सिक्योरिटी. यहाँ भी ये कहते हैं कि कुछ कंट्रीज़ में रजिस्ट्रेशन कराना इतना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि उनका जो टाइटल डीड है, यानी कि जो टाइटल डीड है वो इतना पावरफुल होता है कि वही एक तरह की सिक्योरिटी बन जाती है. कल को वो टाइटल डीड के थ्रू ही प्रॉपर्टी बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं क्योंकि उनका कंट्री का असूल ही ऐसा है कि टाइटल के थ्रू ही जो है उनकी बात बन जाती है. लेकिन दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, इन सम केसेस द रजिस्ट्रेशन में बी रिक्वायर्ड इफ़ द मॉर्टगेज इज फॉर अ लार्ज अमाउंट और लॉन्ग टर्म. If the deed is not registered, the lender still has rights over the property through the deposited title deed. यहाँ पे ये होता है कि कुछ कंट्रीज़ में या कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है क्योंकि वो जो मॉर्टगेज बनाई जाती है ना वो काफ़ी लंबे अमाउंट के लिए होती है, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन के लिए होती है या फिर बहुत लंबे वक्त के लिए होती है. यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए ना ज़्यादा अमाउंट हो या लंबे वक्त के लिए आप मॉर्टगेज कर रहे हो, तब चांसेस हैं कि आप उस मॉर्टगेज को रजिस्टर करा दो. ठीक है, वरना अगर जल्दी करा रहे हो मॉर्टगेज और जल्दी जल्दी पैसे दोगे वापस और वो जो अमाउंट है वो इतनी बड़ी नहीं होगी, तब ज़रूरी नहीं है कि आप रजिस्टर कराओ. ठीक है, लेकिन अगर अमाउंट बड़ी भी है और वो काफ़ी वक्त तक आप पे बैक करोगे, काफ़ी वक्त लगाओगे रिटर्न करने में पैसे, तब आप उसको रजिस्टर करा दो. ठीक है ना. और यहाँ ये भी बताया गया कि लैंडर को पैसे नहीं मिलते, ठीक है, तो वो अपनी इस जो प्रॉपर्टी इसके हवाले की गई है वो इसको बेच सकता है कोर्ट की हेल्प के थ्रू. ठीक है,
इंपॉर्टेंट डिटेल इन इक्विटेबल मॉर्गेज। अब इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। एन इक्विटेबल मॉर्गेज डीड इंक्लूड्स नंबर 1 नेम ऑफ द बोरोवर एंड लेंडर, यानी कि जिन लोगों ने पैसे लिए हैं, पैसे लेने वाले को बोरोवर कहते हैं, पैसे देने वाले को लेंडर, इनके नाम लिखी जाएगी उस डीड के अंदर। कौन सी डीड? इक्विटेबल डीड में। दूसरी डीड है, दूसरा पॉइंट हमारे पास लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इक्विटेबल मॉर्गेज उसमें अमाउंट लिखी जाएगी कि मिसाल के तौर पे बोरोवर ने लिए हैं 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए इसने लिए थे लैंडर से, लेकिन अब जब बोरोवर पैसे वापस करेगा 2 लाख नहीं करेगा, 4 लाख करेगा, क्योंकि उसने सूद समेत वापस करना है, ठीक है, सूद के साथ, सही है। तो ये चीज़ भी लिखी जाएगी उस डॉक्यूमेंट में, मॉर्गेज के डॉक्यूमेंट में, ठीक है। फिर आगे आता है डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन एज अ सिक्योरिटी, और जो बोरोवर है ना, जब प्रॉपर्टी देगा लैंडर को, ऑब्वियसली इसको देनी पड़ेगी क्योंकि लैंडर से इसने पैसे जो लिए थे, तो जब लैंडर इसको पैसे देगा साथ ही बोरोवर ने कोई अपनी प्रॉपर्टी भी इसके हवाले करनी है जब तक ये पैसे वापस नहीं करते। उस प्रॉपर्टी की डिटेल भी मेंशन होगी उस सिक्योरेटेबल डॉक्यूमेंट्स में, यानी कि इक्विटेबल मॉर्गेज के डॉक्यूमेंट में प्रॉपर्टी की डिटेल ऐड होगी। डेट एंड प्लेस ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड, और जो प्रॉपर्टी की जो टाइटल डीड है, जो यानी कि जो टाइटल शेड्यूल मिलेगा ना लैंडर को प्रॉपर्टी का, वो भी इसको इसी इक्विटेबल मॉर्गेज में मेंशन किया जाएगा, और उस प्रॉपर्टी की लोकेशन है वो भी मेंशन की जाएगी, और किस दिन टाइटल डीड दिया गया है उसकी डेट भी मेंशन की जाएगी। अगली हेडिंग है कंडीशंस ऑफ द रिपेमेंट, और कंडीशन ऑफ द रिपेमेंट भी मेंशन होगी कि भाई बोरोवर कितने वक्त में पैसे देगा। जैसे कि इसको फ़ौरन पैसे चाहिए थे तो रिटर्न कितने वक्त में करेगा, 1 मंथ लगाएगा, 2 मंथ लगाएगा, इतने साल लगाएगा, वो सारी चीज़ें भी इस डीड में मेंशन की जाएंगी। और आखिरी पॉइंट लिखा है राइट्स ऑफ द लैंडर इन द केस ऑफ डिफॉल्टर। यहाँ भी बताया जा रहा है कि अगर लैंडर को प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो उसकी राइट्स भी मौजूद होंगे कि वो प्रॉपर्टी को कोर्ट की हेल्प के थ्रू रिकवर करा सकता है, या खुद भी अगर बेचना चाहे तो बेच सकता है, उसमें भी थोड़ी बहुत उसको कोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बातें यहाँ लिखी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज। यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम पढ़ते हैं, पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या मिलते हैं हमें इक्विटेबल मॉर्गेज चुराने का? एडवांटेजेस ये मिलता है कि इसमें हमें क्विक एंड सिंपल प्रोसेस मिलेगा, यानी कि ये बहुत क्विक होता है और सिंपल होता है, क्योंकि इसमें नो नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इक्विटेबल मॉर्गेज है इसमें किसी किस्म की कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बहुत ही मुश्किल पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं, बहुत सादा और आसान होता है ये, और जल्दी बनाया जाता है। नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड स्टैम्प ड्यूटी आर सेव्ड इन मैनी केसेस। यहाँ पे कहते हैं कि ऑब्वियसली इक्विटेबल मॉर्गेज को लोग रजिस्टर नहीं कराते, और रजिस्ट्रेशन कराने का मेथड ये होता है कि मिसाल के तो भी एक पेज है ना, इस पर बहुत सारे चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि नाम बंदों का लिखा गया, प्रॉपर्टी वगैरह का, ठीक है। इक्विटेबल मॉर्गेज का डॉक्यूमेंट है। अब अगर इसको रजिस्टर कराना तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टैम्प लगेगा अथॉरिटी का, और साथ में उस अथॉरिटी का सिग्नेचर होगा। जब अथॉरिटी का सिग्नेचर और स्टैम्प वर्क अगर हो जाता है ना, उससे क्या होगा, साथ में कुछ और भी पेपर्स ऐड होंगे, उससे क्या होगा कि इनके खर्चे ऐड होंगे, यानी कि पैसे देने पड़ेंगे स्टैम्प वर्क और बाकी चीज़ होंगे, तभी जाके डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा। लेकिन इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या होता है कि ये चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, स्टैम्प वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सिग्नेचर नहीं कराना, कोई भी पेपर वर्क नहीं कराना, सिर्फ सिंपल सा हम इक्विटेबल मॉर्गेज डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो रजिस्टर नहीं कराना। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे फालतू के जो खर्च रजिस्ट्रेशन में लगते हैं वो इसमें बचत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज बोरोवर कीप्स ओनरशिप, द प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफर टू द लैंडर, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो बोरोवर है वो तब भी अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप अपने पास रख सकता है, ट्रांसफर मुकम्मल तौर पे लैंडर को नहीं करता प्रॉपर्टी, सिर्फ टाइटल हल्का फुल्का दे देता है। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। रिस्क ऑफ लूजिंग प्रॉपर्टी, इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लैंडर कैन सेल द प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली लैंडर कोर्ट की मदद के थ्रू बोरोवर की प्रॉपर्टी बेच देगा अगर बोरोवर जो है पैसे नहीं लुटाता लैंडर के वापस, ठीक है। तो ये हमें एक डिसएडवांटेज देखने को मिलता है, और ये जो डिसएडवांटेज यहाँ लिखे हैं ऑलमोस्ट सबके डिसएडवांटेजेस में मैंने इसको ऐड किया हुआ है। फिर अगली हेडिंग है लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शन। इसमें है कि सिंस रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड डिस्प्यूट्स में अराइज। यहाँ पे कहते हैं कि ऑब्वियसली अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई जाएगी ना तो फ्यूचर में इनके ऊपर डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं, ठीक है। पॉइंट में लिखा है लैंडर्स कंट्रोल ओवर द टाइटल डीड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि को नुकसान ये होता है कि लैंडर को जो टाइटल डीड दे दिया जाता है ना, उससे क्या होता है कि लैंडर जो है इस टाइटल डीड को यूज़ करके कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि मेरे पास तो टाइटल है इस प्रॉपर्टी को हैंडल करने का, तो अब बोरोवर मेरे पैसे नहीं दे रहा तो आप इस प्रॉपर्टी को बेच दें। तो ये भी नुकसान हमें देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। कि अब ये लिखा है कि द बोरोवर कैन नॉट सेल और यूज़ द प्रॉपर्टी फ्रीली अंटिल द लोन इज़ रिपेड।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लैंडर के पास प्रॉपर्टी रहेगी, वो फ्यूचर में जब तक कि अगर लैंडर को पैसे पे बैक नहीं होते ना तो लैंडर उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, ठीक है। और साथ में ये भी लिखा गया है कि जब तक लैंडर के पास प्रॉपर्टी मौजूद रहेगी, बॉर्वर उस प्रॉपर्टी को सेल भी नहीं कर सकता ना बेच सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने उसी प्रॉपर्टी को लैंडर के हवाले किया हुआ है तब तक के लिए, जब तक कि वो पैसे वापस नहीं लौटा के देता, ठीक है। तो ये हमें नुकसान देखने को मिलते हैं। कंक्लूजन आ जाता है, कंक्लूजन में भी सेम आपने इंट्रोडक्शन वाली बातें ही लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली इसमें सब सेम टू सेम बात लिखी है जो कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी। अब हम इसकी ड्राफ्ट देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो ड्राफ्ट ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज डीड हम पढ़ने लगे हैं। तो जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट डीड के अंदर आपने ना थोड़ा सा बताना है कि बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, यानी कि इक्विटेबल मॉर्गेज ना टाइटल डीड के साथ ही चलती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि टाइटल डीड को डिपॉजिट किया जाता है। डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो भी देख सकते हैं। इसमें लिखना है फिर आपको, दिस इक्विटेबल मॉर्गेज इज मेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन 10th ऑफ। अब यहाँ पे आप देख लें कि जितनी भी मेरी डीड्स होती है ना उसकी सब की जो स्टार्टिंग है वो सेम ही है, और बाकी की भी पॉइंट्स भी मैंने सेम ही लिखे होते हैं, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा। तो यहाँ पे हमने बताना है कि दिस सब में सेम ही इसी तरह लिखना है। फिर आपने यहाँ पे डीड का नेम मेंशन कर देना है कि कौन सी डीड है, ठीक है। अगर डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड है तो यहाँ पे डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड लिखना है, अगर रिडेम्पशन डीड है तो रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज डीड लिख देना, ठीक है। तो बाकी सब में सेम ही होगा इसी तरह। तो मैं इसको ज़रा रेस कर दूँ, इज़ मेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन दी, यहाँ पे भी सबका सेम ही आएगा, एंड मेड एंड एग्जीक्यूटेड। और पर डेट डाल देनी कोई भी अपनी पसंद की, और लोकेशन दे देनी कि कहाँ पे ये डीड बनाई जा रही है, जैसे कि एट लाहौर, बाय एंड बिटवीन, यानी कि बाय एंड बिटवीन किसके, यानी कि किन लोगों के दरमियान, और उनके बारे में आपको बताना है। तो पार्टीज़ के बारे में मेंशन करना है आपको। तो पहली पार्टी होगी मॉर्गेजर की, दूसरी होगी मॉर्गेजी की, जो कि प्रॉपर्टी यहाँ पे ये बताया जा रहा है ना कि पहले आपने बॉर्बर के बारे में बताना है, फिर लैंडर के बारे में। तो बॉर्बर का आपको कोई भी रैंडम सा नेम दे देना है, सन ऑफ रियाज अहमद, रेजिडेंट ऑफ दिस। तो आपने कोई भी लाइक बंदे का नेम दे देना है, सन ऑफ लिख देना है। आप सन ऑफ इस तरह से भी लिख सकते हैं या सन ऑफ इस तरह से भी लिख देना है, रेजिडिंग एट भी लिख सकते हैं या रेजिडेंट ऑफ भी लिख सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। कोई भी अपनी पसंद की चीज़ें दे दें यहाँ पे, और फिर ये चीज़ें एज इट इज़ लिख दी, जैसे कि आपने नेम दे दिया, उसकी फादर का नेम दे दिया, उसकी रेजिडेंसी से कोई भी दे दी। फिर आपने आगे लिखना है हेयर इन आफ्टर रेफर्ड टू दी एज अ मॉर्गेजर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसके बाद ये जो बंदा ना अहमद रियाज, ये मॉर्गेजर के रेफरेंस से आगे यूज़ होगा इस पूरी डीड में, ठीक है। और इसके आगे वारिस वगैरह जो होंगे वो भी इस डीड को यूज़ कर सकते हैं। सेम आपने वही चीज़ इसमें भी लिखनी है कि जहाँ पे XYZ बैंक लिमिटेड आएगा, यहाँ पे अपने बैंक का नेम मेंशन नहीं करना बल्कि XYZ लिखना है। और ये बताना है कि जो बैंकिंग कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड अंडर दी लॉ ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो बैंक है ना ये एक बैंकिंग कंपनी होती है जो कि पाकिस्तान के लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। और ये रजिस्टर हुई होती है फ़लाँ लोकेशन के अंदर। आपने बताना है कि जो बैंक है ये रजिस्टर हुआ हुआ है इस ऑफिस के अंडर। इनका जो ऑफिस है ना वो जो रजिस्टर किया है उन्होंने, अपना बैंक रजिस्टर किया है वो यहाँ इस लोकेशन की एक अथॉरिटी पे रजिस्टर हुआ है, ठीक है। और हियर एंड आफ्टर रेफर्ड टू एज दी मॉर्गेजी, और ये जो बैंक होगा ना इसको आपने आगे बैंक के रेफरेंस से नहीं बोलना बल्कि इसको एज अ मॉर्गेजी बोलना है, यानी कि लेंडर होगा जिसने पैसे दिए थे मॉर्गेजर को, ठीक है। और कल को इसके विटनेस भी या इसके जो वारिस वगैरह होंगे वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस डीड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास वेयर एज। इसमें हमने सारी डिटेल देनी है मॉर्गेज की, यानी कि मॉर्गेज का जो भी एग्रीमेंट हुआ था ना कि पैसे जैसे लिए हैं, किस लोकेशन में लिए हैं, किस पर्पज़ के लिए लिए हैं, वो बातें आपको इस वेयर एज के पॉइंट में बतानी होती हैं, ठीक है। तो उसमें ये बताना है फर्स्ट पॉइंट में, द मॉर्गेजर जिसने पैसे लिए हैज़ अप्रोच द मॉर्गेजी जिसने पैसे दिए हैं फॉर अ लोन अप टू 5 लाख रुपए। इसको इंग्लिश में लिखते हैं 5 मिलियन रुपीज़ ओनली फॉर पर्सनल और बिजनेस पर्पजेस, ठीक है। फॉर पर्सनल एंड बिजनेस पर्पजेस के लिए मॉर्गेजर ने 5 लाख रुपए लिए हैं मॉर्गेजी से, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पॉइंट में बताना है। सेकंड पॉइंट में बताना है द मॉर्गेजी हैज़ एग्रीड टू ग्रांट द लोन अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ एन इक्विटेबल मॉर्गेज बट डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड विद मॉर्गेज प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखा गया है कि मॉर्गेजी मान गया है पैसे देने के लिए, लेकिन उसको सिक्योरिटी दी गई है इक्विटेबल मॉर्गेज के थ्रू, क्योंकि उसको डिपॉजिट हुआ है एक प्रॉपर्टी का। यानी कि हुआ ये है कि जो मॉर्गेजर है मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी से पैसे लिए, तो मॉर्गेजी ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ लेकिन अपनी सिक्योरिटी मुझे दो। तो सिक्योरिटी के लिए मॉर्गेजर ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को दे दी है जिससे उसने पैसे लिए हैं, यानी कि उसका जो टाइटल था ना प्रॉपर्टी का वो इसको दे दिया है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई टाइटल ऑफ डिपॉजिट डीड अलग से क्यों बनाया है, तो टाइटल ऑफ डिपॉजिट डीड के अंदर भी आप सेम एज इट इज़ इक्विटेबल वाली भी दे सकते हैं, उसके अंदर ये सेम ड्राफ्ट भी लिख सकते हैं।
लेकिन उसके ऊपर मैंने अलग से बनाई है, तो वो अगर याद नहीं रहती तो आप ये वाली भी दे सकते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, द मॉर्टगेजर हैज़ एग्री टू क्रिएट एन इक्विटेबल मॉर्टगेजी बट डिपॉजिटिंग द ओरिजिनल टाइटल डीड ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्क्राइब लो विद द मॉर्टगेजी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मॉर्टगेजर है ना, वो एग्री कर गया कि वो इक्विटेबल मॉर्टगेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाएगा, और जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो वो अपनी जो प्रॉपर्टी का जो ओरिजिनल टाइटल है ना, वो मॉर्टगेजी को दे देगा। और जब वो मॉर्टगेजी को देगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, उसकी प्रॉपर्टी की जितने डिटेल है वो नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी की आपने डिटेल दे देनी है अगली हेडिंग डाल के। यहाँ पे लिखना द मॉर्टगेजर जिसकी प्रॉपर्टी है डिक्लेयर दैट ही इज़ द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। यानी कि जो मॉर्टगेजर है वो इस इक्विटेबल मॉर्टगेज डीड में ये लिखेगा कि वो इस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर का मतलब होता है मुकम्मल मालिक है इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, यहाँ पे मैंने है फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी का एड्रेस की हेडिंग देनी है, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट नंबर की हेडिंग देनी है, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी की देनी है, टोटल एरिया। यानी कि ये जितना भी लिखा हुआ है ये प्रॉपर्टी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी है उसकी ये लोकेशन है और ये लाहौर में मौजूद है, ठीक है। और टाइटल डॉक्यूमेंट नंबर बताना है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है ना जो लाहौर की गुलशन कॉलोनी में मौजूद है, इसका आपने प्लॉट, इसका यहाँ पे ये टाइटल लिखा हुआ है, यानी कि जो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है ना, इसी का ये टाइटल का रेफरेंस है। इसका है ABC 1 2 3 4 5, ठीक है। रजिस्टर्ड विद सब रजिस्ट्रार लाहौर, यानी कि जो प्रॉपर्टी का जो टाइटल है ना, ये रजिस्टर हुआ हुआ है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में लाहौर की लोकेशन में, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट हेडिंग देनी है नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है किस नेचर की, रेजिडेंशियल हाउस है, यानी कि यहाँ ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे रेजिडेंसी वाले लोग रहते हैं, यानी कि घरेलू लोग जो घर बनाते हैं उसी एरिया के जो लोग हैं उनको हम रेजिडेंसी के लोग कहते हैं। तो वो एक रेजिडेंशियल एरिया का प्लॉट है, ठीक है। ये आपने नेचर बताना है। अगर वो कमर्शियल एरिया का होगा तो यहाँ पर आपने लिखना है कमर्शियल एरिया, कमर्शियल हाउस भी कह सकते हैं, ठीक है, या कमर्शियल एरिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेजिडेंसी के ऊपर लिख रहे हैं तो आपने रेजिडेंशियल हाउस कह देना है। टोटल एरिया घर का कितना है, 10 मरले का घर है, ठीक है। तो आपने प्रॉपर्टी की इस तरह से डिटेल दे दी। नेक्स्ट हेडिंग में हमने टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताना है कि भाई क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल मॉर्टगेज की हेडिंग देनी है इसमें। इसमें हमें बताना है कि भाई द मॉर्टगेजर हैज़ हियर बाय क्रिएटेड एन इक्विटेबल मॉर्टगेजी the mortgager has created an equitable mortgage in favor of mortgagee by depositing the title, ठीक है। यहाँ पे वही सेम बात ऊपर लिखी है, वही पे दोबारा लिखी है कि जो मॉर्टगेजर है उसने इक्विटेबल मॉर्टगेज बनाया है और मॉर्टगेजी को अपनी ओरिजिनल टाइटल डीड दे दी है, और जितनी भी चीज़ें ऊपर मेंशन की थी वो प्रॉपर्टी की, वही प्रॉपर्टी सिक्योरिटी की शक्ल में दे दी है। वही सेम बात जो हमने ऊपर लिखी है वो एज इट इज़ रिपीट हो रही है। अगली हेडिंग में लिखना है लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट की, जो कितना लोन लिया गया। ऑब्वियसली तो लोन दोबारा आपने अमाउंट उसकी दोबारा रिपीट करनी है। ये जो लोन की अमाउंट है वो 5 लाख रुपए है और वो मंथली इंस्टॉलमेंट से रिपे होगी। ज़ाहिर बात है वो 5 लाख रुपए बोरोवर ने यानी कि मॉर्टगेजर ने एक दिन में लिए, तो ये वापस मंथली करेगा, हर 5 साल के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 5 साल में, यानी कि 5 लाख रुपए मॉर्टगेजर 5 सालों में मंथली इंस्टॉल वापस देगा, ठीक है। लेकिन ये 5 लाख नहीं देगा, 5 लाख से डबल वापस करेगा क्योंकि इसने सूद लिया है, ठीक है। 12% पर एनम का मतलब है कि इसके अंदर 12% एक्स्ट्रा ऐड करके देगा, ठीक है। राइट टू सेल इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट का मतलब है अगर मॉर्टगेजर पैसे वापस नहीं कर पाया तो मॉर्टगेजी जिसने पैसे दिए थे वो इस प्रॉपर्टी को सेल करके अपने पैसे वसूल करता है। फिर मॉर्टगेजर फेल्स टू रिपे द लोन, द मॉर्टगेजी शैल हैव द राइट्स टू सेल द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी थ्रू लीगल प्रोसीडिंग टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग लोन। यहाँ पे होगा कि जो मॉर्टगेजर अगर नहीं पैसे दे पाया तो मॉर्टगेजी क्या करेगा, कोर्ट जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट मॉर्टगेज वाले दिखाएगा, उनको टाइटल डीड अपना दिखाएगा, तो उसकी हेल्प से वो इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो इसमें ऑब्वियसली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो नहीं हो रही, सिर्फ टाइटल दिया जा रहा है। तो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली ट्रांसफ़र ना होने की वजह से जो लैंडर है यानी कि जो मॉर्टगेजी है जिसने पैसे दिए थे वो कोर्ट की हेल्प से प्रॉपर्टी को बेच सकता है। नेक्स्ट हेडिंग इज नो ट्रांसफर विदाउट परमिशन। यहाँ पे लिखा है द मॉर्टगेजर कैन नॉट सेल लीज और ट्रांसफर द प्रॉपर्टी विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द मॉर्टगेजी अंटिल द लोन इज फुली पेड। यहाँ पे ये होता है कि मॉर्टगेजी की मर्जी के बगैर वो इस प्रॉपर्टी को बेच भी नहीं सकता, ना सेल कर सकता, ना इसको लीज पे लगा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसने ऑब्वियसली पैसे तो पे बैक नहीं किए मॉर्टगेजी को, तब वो प्रॉपर्टी मॉर्टगेजी के कंट्रोल में रहेगी जब तक कि वो इसके पैसे वापस नहीं देता। रिटर्न ऑफ टाइटल डीड वंस द मॉर्टगेजर फुली रिपेज द लोन द मॉर्टगेजी शैल रिटर्न द ओरिजिनल टाइटल डीड एंड रिलीज द मॉर्टगेज। यहाँ पे लिखा है कि एक दफ़ा जब मॉर्टगेजर ने पैसे सारे लौटा दिए वापस मॉर्टगेजी को, तो मॉर्टगेजी क्या करेगा, जो टाइटल डीड है ना ओरिजिनल वाला
प्रॉपर्टी को वो वापस भेज देगा मॉर्टगेजर को। इससे क्या होगा कि जो मॉर्टगेज का जो एग्रीमेंट हुआ वो रिलीज़ हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, गवर्निंग लॉ आ जाता है। दिस एग्रीमेंट शैल बी गवर्न बाय द लॉ ऑफ पाकिस्तान एंड एनी डिस्प्यूट शैल बी सेटल्ड इन दी कोर्ट ऑफ लाहौर। यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि जो एग्रीमेंट है वो लॉ के अकॉर्डिंग बना है पाकिस्तान के, और कोई भी अगर इसमें मसला बनता है, कोई भी लड़ाई लगती है, तो वो लाहौर के कोर्ट में इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पार्टीज़ हैं लाहौर के कोर्ट में जाके अपने मसले को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर होंगे दोनों पार्टीज़ के, तो आप ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने ऑब्वियसली कंप्यूटर पे टाइपिंग करी थी तो उस वक्त बन गया। आपने ये नहीं बनाना, आपने सिर्फ बाकी की जो अंदर बातें लिखी हैं वो लिखनी है। आपने यहाँ पे लिखना है मॉर्टगेजर का साइन हुआ है, इधर यहाँ पे मॉर्टगेजी का साइन हुआ है, जो ऊपर बातें लिखी थी ना इनके, उसे यहाँ पे सेम लिखनी है। जैसे यहाँ पे मिस्टर अहमद रज़ा लिख देना है जिसने पैसे लिए थे, और जिसने पैसे दिए थे जिस बैंक ने दिए थे उसको ऑब्वियसली मॉर्टगेजी के आएंगे, तो यहाँ पे अपने बैंक का नेम लिख देना है। तो ऑब्वियसली अहमद रज़ा एक प्राइवेट बंदा है तो उसके साथ हमने ऑथराइज़ नहीं लिखना, लेकिन जो बैंक है वो वो प्राइवेट नहीं होती, वो एक पब्लिक अथॉरिटी होती है, इसलिए इसके साथ हमने लिखना है ऑथराइज सिग्नेचर। फिर आपने जो है विटनेसेस की हेडिंग दे देनी है। यहाँ पे लिखना है कोई भी विटनेस के आपने नेम दे देने हैं, और रैंडम से आउट ऑफ नोवेयर कोई भी CNIC दे देना है, और उनका सिग्नेचर की हेडिंग दे देनी है। सेम आपने दूसरे विटनेस के साथ भी करना है। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।